जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका क्रेडिट जाता है गेट सेट फ्लाई यूट्यूब चैनल को। एक दर्शक हैं जिन्होंने की उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दो, तो मैं वो वीडियो लेके आया हूं। और वीडियो मैंने भी देखा क्योंकि मैंने पहले नहीं देखा था। इतना बढ़िया वीडियो है और इतनी बढ़िया तरीके से गौरव भाई ने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और पिछले दिनों से जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था जिसमें लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों को बॉयकॉट किया और आमिर खान को यह बताया कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अगर तुम वक्त रहते नहीं सुधरे, फिल्मों की जो क्वालिटी है उसको आपने चेंज नहीं करा, और फिल्मों में जो आप एंटी नेशनल चीज़ें दिखा रहे हो और रिलीजन को टारगेट करके जो फिल्में दिखा रहे हो, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपका यही असर होने वाला है। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं, अनुराग कश्यप जैसे, जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। और आलिया भट्ट का भी आपने बयान सुना और आपने करीना कपूर का भी सुना है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, ऐसे करके वो माइंड में सोच रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप एक्टिंग करोगे तो किसके लिए करोगे, खुद के लिए तो एक्टिंग नहीं करोगे। अगर जनता वो चीज़ नहीं देखना चाहती है तो आप उनको क्यों नहीं अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो? आप क्यों बार बार वो धर्म रिलीजन के ऊपर टारगेट करके चीज़ें बता रहे हो, और वो भी सिर्फ एक ही जगह पे? आप में हिम्मत नहीं है कि आप इस्लाम के ऊपर कोई फिल्म बना सको, लेकिन वो सिर्फ क्या करते हैं, सनातन धर्म के ऊपर फिल्में बनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सनातन इज एन रिलीजन। मैं कहता हूं आप हिंदू धर्म को रिलीजन साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा आपको। आप साबित ही नहीं कर सकते हो। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। पहले हम गौरव जी को सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं लास्ट में अपने व्यू जरूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज के तारीख में आप चारों ओर जहां पे देखोगे बॉलीवुड के बॉयकॉट के नारे चल रहे हैं। और फिर चाहे वो हो मूवी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, या फिर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, या फिर आगे आने वाली मूवीज जैसे पठान हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, या फिर विक्रम वेधा। एक्चुअली में बात यह है कि बॉलीवुड को इतनी हेट की आदत नहीं है, क्योंकि जिस टाइम से मैं बिलोंग करता हूं हम सभी बॉलीवुड की काफी रिस्पेक्ट किया करते थे और ये सभी लोग हमारे लाइफ में काफी इंफ्लुएंशियल रोल प्ले किया करते थे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इंडस्ट्री डाउन जा रही है? और क्या हमारे बॉयकॉट के नारों का कुछ असर पड़ रहा है और इंडस्ट्री सही में डाउन भी जा रही है कि नहीं ऑन द फर्स्ट प्लेस? वेल, उसके लिए हमें डेफिनेटली डेटा पर नजर डालना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर साइड, ये जो बॉयकॉट का कल्चर आया है, क्या ये सही है या ये गलत है? क्योंकि यहां पर सेक्युलरिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स है वो हर्ट हो रहे दिख रहे हो सकते हैं, राइट? वेल, इसी मामले की हम डिटेल में आज जांच पड़ताल करेंगे और इस वीडियो में जितना हो सके डेटा के बेसिस पर हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पेश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि बॉलीवुड का डिक्लाइन आ भी रहा है या नहीं, या ये फिर सिर्फ एक अफवाह है जो लोग फैला रहे हैं। सो वेल, ये डेटा मुझे मिला जिसमें आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर के इंडियन फिल्म्स में से टॉप 10 ग्रॉसिंग हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से बॉलीवुड के सिर्फ 3 ही मूवीज है, और वो मूवीज भी कंटेंट बेस्ड और नेशनलिज्म बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 मूवी है तान्हाजी, नंबर 4 पर है सूर्यवंशी और नंबर 10 पर है 83, एंड रेस्ट ऑफ द मूवीज एक्सेप्ट स्पाइडरमैन सभी तमिल और तेलुगु है। अब बॉक्स ऑफिस पर भी आपको ये डिक्लाइन दिख जाएगा, जहां पर 2021 में बॉलीवुड मूवीज टोटल 44% रेवेन्यू अकाउंट करती थी और तमिल और तेलुगु मूवीज यानी टॉलीवुड और कॉलीवुड मिलाकर 13% ईच, यानी कि 26% इन टोटल। बट आज के तारीख में, यानी कि वेरी क्लोजली 2021 में जब ये वापस से सर्वे किया गया था, तो ये रिपोर्ट सामने आया कि बॉलीवुड का जो शेयर है वो 27% तक गिर गया और टॉलीवुड मूवीज ऑन द अदर हैंड 29% पे पहुंच गई और कॉलीवुड 17% पर। एंड दिस इज क्वाइट इवन अ नोन फिनोमेनन। लाइक अपने चारों ओर देखो, जो मूवीज हिट जा रहे हैं वो मोस्टली या तो कॉलीवुड यानी कि तमिल मूवीज या फिर टॉलीवुड यानी कि तेलुगु मूवीज होंगी, राइट? सो ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि किस तरीके से बॉलीवुड का डिक्लाइन चालू हो चुका है। अब यहां पर मेन सवाल ये आता है कि डिक्लाइन क्यों? क्योंकि हमारे जमाने से काइंड ऑफ बॉलीवुड को हम हमारी प्राइड की तरह देखते आ रहे हैं, राइट? बॉलीवुड वाज सो पॉपुलर एंड सो इन्फ्लुएंशियल। वेल, यहां पर बॉलीवुड के डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए 3 बहुत ही मेजर रीजंस है जो मेरे रिसर्च में सामने आए। अब ये तीनों रीजंस वजह है कि ये इशू कम्युनल यानी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लग रही है, लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो असल मुद्दा कुछ और ही है। सबसे पहला रीजन है कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस की कहानी शुरू होती है 1970s में, जब राइटर सलीम जावेद ने हाजी मस्तान पे बेस्ड एक स्टोरी लिखी, और वो मूवी फिर आगे जाकर 1975 की ब्लॉकबस्टर हिट बनती है द मूवी दीवार। अब बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री जो थी वो इनिशियली कैश से फंड की जाती थी। सो ऑन एन एवरेज जो भी यहां पर इन्वेस्टर होता था उसे 30 से 40% का आरओआई मिलता था उसके पेड अप कैपिटल पर। अब ये बिजनेस मॉडल क्रिमिनल्स को और अंडरवर्ल्ड डॉन्स को काफी ज्यादा लुक्रेटिव लगने लगा, बिकॉज यहां पर आपको आपके मनी पर आरओआई भी मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम आपका ब्लैक मनी व्हाइट भी हो रहा है। सो इससे उनके दिलों में ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लग गया बॉलीवुड रिलेटेड मूवीज के बिजनेस में। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बाद अब वो डिस्ट्रीब्यूशन और कास्टिंग में भी अपना स्टैंड रखने लग गए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आपका भी एक से होगा, राइट? और यही वो दौर था, इसी दौरान बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स माफियाज के साथ भी रिलेशंस में नजर आने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मोनिका बेदी अबू सालन के साथ रिलेशनशिप में थी, मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के साथ, और ये भी कहा जाता है इसी वजह से उसे बॉलीवुड में काफी सारे फिल्म्स मिले। ममता कुलकर्णी की बात करें तो वो छोटा राजन के साथ रिलेशनशिप रख चुकी है। अब ऑब्वियसली जब हम अब बैठ के ये सब के बारे में लिंक्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यार ये चीज तो कहीं और जा रही है, लेकिन
पहले ये सबको फिगर आउट करना काफी मुश्किल था बिकॉज हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, और आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन होना इज वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। सो ये जो लिंक्स बनने लग रहे थे, जो रिलेशनशिप्स बनने लग रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक रिलेशंस नहीं थे, बल्कि ये बिजनेस रिलेशंस भी थे एट द सेम टाइम। बॉलीवुड के कई स्टार्स को टाइम एंड अगेन कैच किया गया अंडरवर्ल्ड के फिगर्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अनिल कपूर। यहाँ पर सलमान खान, संजय दत्त और सुनील दत्त भी है। इनफैक्ट ऋषि कपूर की बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये कह भी दिया था कि दाऊद इब्राहिम से वो 2 बार मिले हैं एंड ही इज अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन। सलमान खान भी ऑन रिकॉर्ड ऐश्वर्या राय को फोर्स करते हुए पाए गए, जहां पर वो लिटरली फोर्स कर रहे थे अबू सालिम, जो कि अंडरवर्ल्ड माफिया थे, उनके साथ एक शो करने के लिए। एंड व्हेन शी वाज डिनाइंग, ही वाज इंसिनुएटिंग कि उनके लिंक्स हैं अंडरवर्ल्ड के साथ, तो आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। यहां तक कि सीनियर एक्टर्स भी इन कनेक्शंस को डिनाई नहीं कर सकते। बिग बी, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर ने या तो ओपनली या तो फिर घुमा फिरा के कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है कि यस, बॉलीवुड मूवीज में अक्सर अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं। तो काफी अंडरवर्ल्ड के लोग नाराज भी हो गए, अरे तू उससे दोस्ती कर रहा है, इधर अरे क्या भैया तू उनसे क्यों? मैं दोस्ती नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं अपनी एक्टिंग के चक्कर में गया था ताकि उससे मुझे कुछ पता मिल सके। आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो जहां पे संजय दत्त छोटा शकील से बात कर रहा है एंड ही इज कंप्लेनिंग कि प्रीति जिंटा को कोई छोटा शकील के नाम से एक्सटॉर्शन कॉल्स कर रहा है। हाँ मेरे नाम से जी, इसके पास ज्योति रहने आए, प्रीति थी एक, तो वो मैंने प्रीति का तो मैंने मैसेज अभी हाल में आए अभी अभी जी। यहाँ पर छोटा शकील ये बोलता है कि वो प्रीति जिंटा को एक्सटॉर्शन कॉल क्यों करेगा, क्योंकि उसी ने तो प्रीति जिंटा को एक मूवी में साइन किया था। मैंने सेकंड की यार वो मेरे साथ काम कर रही है जी, मैंने उसको पैसे दिया जी, या इसलिए नहीं कि मैं उसको फोन करके वापस मंगा लूं, बिल्कुल समझ गए जी। So फिर why will he ask for his money back from प्रीति जिंटा? उसी कॉल में संजय दत्त ये भी पूछते हैं कि क्या वो छोटे शकील के वाइफ और बच्चों से बात कर सकते हैं, जो कि ये काफी क्लियर करता है कि उनके फैमिली रिलेशंस भी थे। भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। हाँ बच्चों के लिए करवा देना। और यही फैमिली रिलेशंस बाद में संजय दत्त को काफी भारी भी पड़े, क्योंकि जब वो मॉरिशस से मुंबई लैंड कर रहे थे 1993 में, तब सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया। उनका जुर्म था 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से कनेक्टेड टेररिस्ट छोटा शकील के AK-56 राइफल और 9mm पिस्तौल को छुपाना। अब ये अरेस्ट बाद में आगे जाके बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के डायनामिक में काफी ट्विस्ट ला देगा, टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उसके बाद अंडरवर्ल्ड से अपने आप को काफी डिस्टेंस करने लगे, क्योंकि पुलिस की अभी उन पर एक्स्ट्रा नजरें गड़ी होती थी। पुलिस वाले बॉलीवुड एक्टर्स, उनकी मूवीज और उनके फंडिंग सोर्सेस पर काफी नजरें बनाने लगे। और फिर उसके बाद साल 2000 में चोरी चोरी छुपके मूवी का किस्सा सामने आया। चोरी चोरी छुपके ये मूवी टेररिस्ट छोटा शकील द्वारा फंडेड थी। इस बात को पुलिस के सामने तो सभी एक्टर्स ने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर जब उन्हें कोर्ट पे बुलाया गया बयान के लिए, तो उस दिन सभी एक्टर्स मुकर गए और सिर्फ प्रीति जिंटा ने बयान दिया। और उसके आगे उसके करियर के साथ क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। बट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिंक सिर्फ अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ ही सामने नहीं आए, बल्कि एंटी इंडिया रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी सामने आए। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान और उसकी वाइफ के टोनी अशाय, जो कि एक एंटी इंडियन, एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर है और जो अक्सर पीएम मोदी के अगेंस्ट हेट स्पीचेस देता है, उसके साथ अच्छे रिलेशन है। करण जौहर, अनिल कपूर, सोनम कपूर के एंटी इंडिया एक्टिविस्ट, एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड और पाकिस्तानी आर्मी जनरल के खास अनिल मुसरत के साथ पार्टी करते हुए एकदम क्लोज और हैप्पी पिक्स है। इनफैक्ट एक्स रॉ ऑफिशियल एनके सूद का तो ये तक कहना था कि दीपिका पादुकोण की जो जेएनयू ट्रिप थी वो अनिल मुसरत के कहने पर ही थी और उसे उसके लिए 5 करोड़ रुपए मिले थे। सो यहां पर ये डेटा ये बताता है कि एक तरफ अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ बॉलीवुड के लिंक्स है, तो दूसरी तरफ रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के। अब अंडरवर्ल्ड माफिया के रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या लिंक है? आई डोंट थिंक दिस नीड्स मच जस्टिफिकेशन, बिकॉज़ यूएस ऑलरेडी ये प्रूव कर चुका है कि इन दोनों के काफी डीप लिंक्स है। और ऑब्वियसली अगर हम यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी सोचे तो अंडरवर्ल्ड माफिया वो चीजें कर सकती है जो कि रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी सो श्योर कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अंडरवर्ल्ड माफिया को फंड नहीं कर रही है, और वो फंड कहीं ना कहीं बॉलीवुड के पास नहीं आ रहा। लश्कर तैयबा के लीडर हफीज सईद के बेटे ने एक बार पाकिस्तानी अवाम को यह कहा था कि अपना मकसद हासिल करने के लिए दाऊद इब्राहिम बनो। इनफैक्ट केरला के एक जर्नलिस्ट जो इंडिया विजन नाम के एक न्यूज आउटलेट, जो कि अभी बंद हो चुका है, के एडिटोरियल हेड थे, उन्होंने एक बहुत ही सेंसेशनल डिस्क्लोजर किया था। उनका यह कहना था कि एक बार जमाते इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनरल टी आरिफ अली ने उन्हें कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाया था, और इस मीटिंग में अली ने बशीर से यह कहा था कि उन्हें उनके कंपनी के 3 फीमेल मुस्लिम रिपोर्टर्स के बिना हिजाब के करस्पॉन्डेंस देने से आपत्ति है, सो उन्हें हिजाब पहनाओ। अब इन्हीं मीटिंग्स के दौरान बशीर ने आरिफ अली के एक लेटर को भी एक्सेस कर लिया, जो उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी को लिखा था फंड्स मांगने के लिए टू प्रमोट इस्लामिक अटायर इन केरला एंड इंडिया। सो काइंड ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का भी हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि इस्लामिक कल्चर इंडिया में फैले। अब इस सब का नतीजा एंटी नेशनल एंड एंटी हिंदू नैरेटिव्स इन बॉलीवुड। एग्जांपल के लिए काफी सारे इंस्टेंसेस आपको इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बिहेवियर से दिख जाएंगे। जब राम मंदिर मामले में एक कम्युनिटी की जीत हुई थी तो किसी ने भी अपनी खुशी व्यर्थ नहीं की, बल्कि न्यूट्रल स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि चलो जो भी आया वर्डिक्ट वो पीस बनाए रखते हैं, ठीक है जो भी वर्डिक्ट आया। बट वहीं पर हिजाब प्रोटेस्ट दूसरी तरफ होने लगे तो यही सेलिब्रिटीज बढ़ चढ़ के इस एक्ट को कंडेम और क्रिटिसाइज करने लगे, और यहां तक कि आसिफा केस के टाइम पर भी सेलिब्रिटीज ने इस हीनियस क्राइम को एक रिलीजियस एंगल दे दिया। लेकिन यही रिलीजियस एंगल किसी ने भी कृष्ण भारद्वाज के केस में या कमलेश तिवारी के केस में या इवन उदयपुर बिहेडिंग के केस में नहीं दिया था। सो अब बात यहां पर यह आती है फ्रेंड्स कि ये
हिंदू और मुस्लिम सामने क्यों आ रहा है, क्यों इंडिया का एक इंडियन सामने बनकर नहीं आ पा रहा है, और नेशनल इंटरेस्ट में बातें क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि गलत चीजें तो दोनों भी धर्म में हो सकती है, बट बिकॉज वी लिव इन अ सेक्युलर एंड लिबरल सोसाइटी, तो हमारे पास स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हम गलत को गलत कहें, और फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन के अंदर हो, राइट। बट यहां पर ऐसा वन साइडेडनेस क्यों दिखाई दे रहा है? मे बी बिकॉज ये सारे इन्फ्लुएंशियल रीजंस हैं। व्हाट डू यू थिंक? इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था बाय प्रोफेसर धीरज शर्मा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर हैं और इन्होंने 150 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। सो इनकी रिसर्च टीम ने सबसे पहले 1960 से लेकर 2010 तक के हर डेकेड के कई सारे फिल्म्स के नेम्स निकाले, फिर उसमें से पर लेटर 2-3 फिल्म्स रैंडमली चूज किए अल्फाबेटिकली, और ऐसे करके हर डेकेड के 50 फिल्मों के नाम निकाले और उन्हें बारीकी से ऑब्जर्व किया, और उन्हें इस डेटा से बॉलीवुड के कुछ एंटी नेशनल और एंटी हिंदू ट्रेंड्स नजर आए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने इन मूवीज में से टॉप 20 ग्रॉस को स्टडी किया, तो उनमें से 18 मूवीज में तो पाकिस्तानीज को वेलकमिंग, कोटियस, ओपन माइंडेड और करेजियस बताया है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फंडामेंटलिस्ट और जिंगोइस्टिक बताया। लेकिन उन्हीं से मूवीज में इंडियंस को नैरो माइंडेड, अनवेलकमिंग और कंजर्वेटिव, और इंडियन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स को न्यूट्रल, स्टैंड ऑफिश, प्रोसीजर ओरिएंटेड और इनडिसाइसिव बताया। अभी तो माइक्रो स्टैट्स है, लेकिन ऐसा ही कुछ हमें बॉलीवुड में अक्सर दिखाई देता है, बिकॉज डोंट फॉरगेट यहां पे बॉलीवुड के 2 ऑडियंसेस है। इस एनालिसिस का मेजर गोल यही है कि ये फाइंड आउट करना कि बॉलीवुड एग्जैक्टली किस तरीके से ऑपरेट करता है। अब अगर आपके 2 ऑडियंसेस है तो ऑब्वियसली आपके मैसेजेस काफी बार एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, राइट। एग्जांपल के लिए ले लो रॉकस्टार मूवी का ये सॉन्ग सड्डा हक, जिसमें कश्मीरी सेपरेटिस्ट और खालिस्तानीज को क्लियरली शो किया है अपना हक, सड्डा हक मांगते हुए। लाल सिंह चड्डा मूवी में, एज वी ऑल नो, लाल सिंह चड्डा एक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की कॉपी है। उस मूवी में लेफ्टिनेंट डैन, इस ओरिजिनल कैरेक्टर ने मूवी में अपने कमांडर को बताते हुए बताया, लेकिन वही लाल सिंह चड्डा में लाल सिंह एक ट्रेंड इंडियन आर्मी ऑफिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग से पाकिस्तानी टेररिस्ट नेम मोहम्मद को ही बचाते हुए लेकर आता है, और जहां पर इस गुड टेररिस्ट को रिलीजियस बताया है, वहीं पर लाल सिंह को पूजा पाठ के अगेंस्ट और उसे यूजलेस समझते हुए दिखाया है। हैदर मूवी, जो कि पूरी की पूरी कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड है, उस मूवी में शाहिद कपूर को क्लियरली बोलते हुए दिखाया कि कश्मीर बस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फंसा हुआ है। बेशरम गुस्ताख जैसे अफस्पा। Armed Forces Special Powers Act Section 5 Rule 4.A Any commissioned officer, जी जनाब, warrant officer, जी जनाब, on order, law and order, इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर। चेक हम क्या चाहते हैं? पार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। और इंडियन आर्मी एफ्स्पा एक्ट की मदद से उनके घरों में घुसती भी है और इनोसेंट कश्मीरी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट को मारती भी है। मतलब एक तरह से पूरे मुद्दे को व्हाइट वॉश करने की कोशिश, उन्हें यह बता के कि वो टेररिस्ट नहीं है बल्कि वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। सो अब यहां पर इन सब इंसिडेंट्स के बाद आता है इंडिया की हिस्ट्री में एक ट्विस्ट। अचानक से इंडिया में हाइपर नेशनलिज्म जगने लगता है, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हाइपर नेशनलिज्म है, बट इसके जज तो आप सब खुद ही हो। आप बताइए कि क्या ये हाइपर नेशनलिज्म है जब हमारे कंट्री के बारे में अगर बॉलीवुड मूवीज में दूसरे देशों की ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ये सारी चीजें दिखाई जा रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे इंडियंस के माइंड में उसके प्रति एक गलत इंफ्लुएंस फैल रहा है? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी प्रूव कि बॉलीवुड मूवीज कल्चरली, इमोशनली और इवन थॉट्स वाइज भी इंडियन यूथ को इन्फ्लुएंस करती है। अब यहां पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम्स की नहीं है, बल्कि ये नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म के ऊपर है। बिकॉज जो एजेंडा बॉलीवुड दिखा रहा है, वेल अगर उस एजेंडा को हम बॉयकॉट करें तो वो एजेंडा आगे जाके नहीं प्रोपोगेट होगा। एट द सेम टाइम जो भी लाइक प्रोड्यूसर्स है या जो भी लोग फाइनेंशियली ऐसे एंटी इंडियन एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं, वो लोग उस मूवी में अपने पैसे नहीं डालेंगे, एंड ऑब्वियसली सिस्टम ऐसा बिल्ड होने लगेगा कि वो लोग नहीं डाल रहे बल्कि नेशनलिस्ट लोग डाल रहे हैं, और नेशनलिज्म वाले जो मूवीज है वो बॉलीवुड में हमें और देखने मिलेगा और ऑडियंस उसको हिट कराएगी। सो ऑब्वियसली यहां पर भी इंडियंस आर चूजिंग व्हाट वी वांट टू वॉच। तो यहां पर हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं आता, बल्कि क्या आप नेशन के लिए एक हो सकते हो या आप नेशन के लिए एक नहीं हो सकते, और दूसरे देशों को हमें आपस में बांटने देना चाहते हो। सो मेरे हिसाब से हमें किसी एक्टर को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन हिज रिलीजन या फिर उसका नेम, बट बेस्ड ऑन व्हाट एजेंडा ही इज ट्राइंग टू प्रमोट। अगर एजेंडा इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा है तो उस मूवी को हिट बनाओ। अगर वो एजेंडा इंडिया के बुरे साइड को दिखाता है और इंडिया की रेप्यूटेशन को खराब कर रहा है या इंडियंस के लिए एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, तो यस, हर इंडियन के पास एक राइट होना चाहिए उसे बॉयकॉट करने का, ताकि वो लोगों को भी, एक प्रोड्यूसर्स को भी एक मैसेज दे कि ऐसी फिल्म्स अगर आप लाओगे तो हम नहीं देखने वाले, आप नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म वाली फिल्में लाओ और उसे हम हिट बनाएंगे। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक दूसरी लॉबी काम करती है जो कि फेक लिबरल्स की लॉबी है। वो हर चीज में बस काइंड ऑफ अपनी उंगली डालेंगे कि आप बॉयकॉट कर रहे हो, उससे क्या उखड़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, क्या नहीं होने वाला। वेल, आप डिमांड एंड सप्लाई के जो बेसिक लॉज है उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? अगर बॉयकॉट करके डिमांड कम हो रहा है, रेप्यूटेशन खराब हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो मैसेजेस आज नहीं तो कल प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं जाएगा, राइट? सो ऑब्वियसली लाइक इट्स कॉमन सेंस कि अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो वो असर दिखाएगा। सो फेक लिबरल्स के साइड से ये सब आना मुझे बस यही दिखाता है कि आप बस कोशिश कर रहे हो इंडिया को और नेशनलिज्म को डीमोटिवेट करने के लिए कि आप नहीं कर सकते, हम इंडियंस कुछ नहीं कर सकते, हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, हमारी कैपेबिलिटी में नहीं है। वेल, हमने करके दिखाया, राइट? जो मूवीज नेशनलिस्टिक एजेंडा प्रमोट करेगी, हम लोग मिलकर उस मूवीज को हिट बनाएंगे। ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा कि आज सबने बॉयकॉट किया तो कल को वो मूवी फ्लॉप, बट ये
सिस्टमैटिकली होगा, यानी आज के जनरेशन जो ये स्टार्ट करेंगे तो इसका असर हमें 10 साल बाद दिखने के लिए मिलेगा, बट इसका असर डेफिनेटली आएगा एंड दैट वुड एक्चुअली चेंज द माइंडसेट ऑफ अ लॉट ऑफ इंडियंस एंड प्रोड्यूसर्स, बिकॉज बॉलीवुड जिस लेवल पर इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, आई थिंक विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। एंड लास्टली फ्रेंड्स, ये मेरा मैसेज है इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी कि आपको हिंदुस्तान में रहकर डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद देख सकते हो जिस कंट्री में आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे इतने सुपर हिट स्टार्स बन सकते हैं, मतलब इंडियंस कितना प्यार दे सकते हैं, हिंदूस कितना प्यार दे सकते हैं, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें एक चीज क्लियर रखना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं, हम एक हो रहे हैं, तो हम इंडिया के लिए एक हो रहे हैं, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेक्युलर कंट्री है, राइट। यहाँ पे सारे रिलीजियंस एक साथ मिलकर रहेंगे, जिसमें कि रोल दोनों रिलीजियंस और सारे रिलीजियंस का होना चाहिए कि हम आपस में वो हार्मनी को सबसे पहले मेंटेन करके रखें। वेल, हम सभी के लिए इंडिया सबसे पहले आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? सिंपल, बिकॉज जिस कंट्री में यूनिटी नहीं होगी वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारी लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इस कंट्री से लिंक्ड है। इस कंट्री पे ही हम सब कुछ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं और हम इस मिट्टी का खाना खा रहे हैं। एंड दैट वाज माय ओपिनियन फ्रेंड्स। मैं पर्सनली किसी भी एक रिलीजन में बिलीव नहीं करता, मैं ये बिलीव करता हूं कि अभी एट दिस वेरी मोमेंट हम सभी रिलीजियंस को एक साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वेल दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको वाकई में वीडियो देखकर कुछ ना कुछ यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें गौरव भाई ने कही और इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने सारा प्रोपोगेंडा जो एक्सप्लेन किया। मैं भी सेम व्यू से है, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी रिलीजन, हम रिलीजन के कंसेप्ट को ही गलत मानते हैं। एक भाई से मेरी डिबेट हो रही थी और वो कह रहा था कि हिंदुइज्म इज़ अ रिलीजन। मैंने कहा भाई, रिलीजन होने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हिंदुइज्म में हमें मिसिंग मिलती है। लाइक हिंदुइज्म का कोई पैगंबर नहीं है, हिंदुइज्म की कोई एक किताब नहीं है और हिंदू एक रीजन का नाम है, रिलीजन का नाम नहीं है। ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम से बुलाया गया। ये देश को सप्त सिंधु कहा जाता था। आज भी पाकिस्तान जो जहां पर है वहां पर 7 नदियां बहती थी जिनको सप्त सिंधु कहा जाता था और उन सप्त सिंधु नदियों की वजह से ही कुछ टाइम बीता और स से ह में कन्वर्ट होते हुए सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से ही इंडिया बना, इंदस बना, इंदस से इंडिया बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना। तो कहाँ से ये रिलीजन हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या हिंदू एक रिलीजन है? क्या इसका कोई एक पैगंबर है? क्या इसकी कोई एक किताब है? और क्या इसका कोई एक खुदा है या एक गॉड है? क्या एक गॉड के कंसेप्ट वाली कोई चीज़ हिंदुइज्म में है? जो भी एक गॉड वाले कंसेप्ट की चीज़ है वही रिलीजन की कैटेगरी में आती है। आप रिलीजन के पैरामीटर्स को सिंपल शब्दों में आंक सकते हैं। उनका एक कोई बनाने वाला होता है, उनकी कोई एक किताब होती है और वो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। क्या हिंदू लोग अपनी किताबों को रिलीजियसली फॉलो करते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता भी टाइम से पढ़ी होगी? अगर मैं मान के लूँ कि भगवत गीता एक रिलीजियस बुक है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि श्री कृष्णा पैगंबर हैं, क्योंकि हम पैगंबरवाद में बिलीव नहीं करते हैं। जितने भी लोग सनातन अपने आप को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम एज एन ह्यूमन हैं, हम ह्यूमनिटी को ही सपोर्ट करने वाले हैं और हम ह्यूमन का जो नेचर है उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। इंसानियत को अगर आप सबसे पहले रखते हो तो आप कोई रिलीजन को फॉलो नहीं करते और हम रिलीजन के कंसेप्ट को ही गलत मानते हैं। दोस्तों, जिस तरह से बॉलीवुड ने पिछले कुछ दिनों से हिंदुइज्म को एक रिलीजन समझ के डिग्रेड करने की जो कोशिश की, उसका जो नतीजा है वो लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों को बॉयकॉट जनता ने किया है। लेकिन अभी भी कुछ फिल्म वाले ये सोच रहे हैं कि ये जो बायकॉट कर रहे हैं ये कोई प्रो नेशनलिस्ट लोग हैं या ये प्रो हिंदू से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि ये भारत की आम जनता है, जो टैक्स पेयर है, जो भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, ये वो सारे लोग हैं। अनुराग कश्यप जैसे लोग जब ये बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बायकॉट कर रहे हैं वो कभी फिल्म देखने जाते भी नहीं हैं। अरे अनुराग कश्यप अगर ऐसा होता तो लाल सिंह चड्ढा हिट होती, वो फ्लॉप नहीं होती। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये फिल्में बनाएंगे किसके लिए? जब जनता देखेगी नहीं तो किसके लिए फिल्में बनाएंगे? सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपया लगा रहे हो। इससे अच्छा है आप फिल्में बनाना छोड़कर वो पैसा किसी गरीब को दे दो, किसी संस्था में दे दो, कम से कम इस देश की गरीबी तो मिट जाएगी। तुम लोगों के जो अपने घर बन रहे हैं उन फिल्मों को दिखाओ जो लोग जनता चाहती है। रिलीजियस कंसेप्ट के ऊपर फिल्में बना ही क्यों रहे हो? अगर आप एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, दूसरे को छोड़ दे रहे हो, तो आप उन चीज़ों पर कर ही क्यों रहे हो? आप यानी कि आप ये समझ रहे हो कि हम इस चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरे को डिग्रेड करके। अरे नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है। और अगर ये सारे वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है गौरव भाई के चैनल को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम,